इलाहाबाद की धरती, गंगा और यमुना का संगम, पुराने मंदिरों की घंटियों की आवाज और विश्वविद्यालय की गलियों में गूंजती हुई बहसें। साल 1940 के दशक का भारत, जहां एक ओर आज़ादी की हलचल है, वहीं दूसरी ओर समाज की परंपराएं अभी भी मजबूत जड़ें जमाए बैठी हैं। इन्हीं गलियों में रहता है चंद्रधर शर्मा, जिसे सब प्यार से चंदर कहते हैं। चंदर एक साधारण परिवार का लड़का है। उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, लेकिन उसके भीतर पढ़ाई और आत्मसम्मान की एक आग है। विश्वविद्यालय का होनहार छात्र जो हमेशा अपने गुरु डॉक्टर शुक्ला की छत्रछाया में रहा है। डॉक्टर शुक्ला सिर्फ उसके अध्यापक ही नहीं, बल्कि पिता समान मार्गदर्शक भी हैं। और डॉक्टर शुक्ला की एक बेटी है, सुधा। सुधा जो चंदर के जीवन की धड़कन है। सुधा जो उसकी दोस्त, उसका भरोसा, उसकी हंसी और उसका सुकून है। कहते हैं कि जब भी वो हंसती है तो मानो सारी थकान, सारी उदासी मिट जाती हो। चंदर अक्सर लाइब्रेरी में बैठा पढ़ाई करता और सुधा पास आकर उसकी किताब छीन लेती। इतना क्यों पढ़ते हो चंदर? जरा मेरे साथ बैठो ना। देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी सुंदर राखी बनाई है। चंदर मुस्कुराकर कहता, राखी तो सुंदर है सुधा, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो डॉक्टर साहब तुम्हें भी डांट देंगे। उनकी ये छोटी छोटी नोकझोंक उनके रिश्ते को और गहरा बनाती जाती। चंदर जानता है कि सुधा उसके जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा है, लेकिन वो इसे कभी शब्दों में व्यक्त नहीं करता। उसके मन में एक गहरी दुविधा है। क्या मैं अपने गुरु की बेटी से प्रेम कर सकता हूं? क्या ये उचित होगा? क्या ये मेरे लिए गुनाह नहीं होगा? यही सवाल उसे बार बार रोक देते। सुधा को देखकर उसके दिल में जो हलचल होती, वो उसे दोस्ती का नाम देकर दबा देता। सुधा चंदर से बेपनाह स्नेह करती है। उसके लिए चंदर सिर्फ दोस्त ही नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा है। अगर कोई बात पिता से नहीं कह पाती तो चंदर से कह देती। अगर कोई सपना देखती तो सबसे पहले चंदर को बताती। एक बार उसने कहा, चंदर, अगर मैं तुम्हें खो दूं ना तो मेरी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। चंदर मुस्कुराया, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट गया। वो सोचने लगा, कितना अजीब है, सुधा को मालूम ही नहीं कि मैं उसे कितना चाहता हूं। लेकिन शायद ये अच्छा ही है। उसे मालूम होगा तो उसकी मासूमियत खो जाएगी। उन दिनों इलाहाबाद सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक गढ़ भी था। चाय के दुकानों पर साहित्य, राजनीति और दर्शन की बहसें होती। विश्वविद्यालय के लड़के लड़कियां नए भारत का सपना बुनते। चंदर भी इन चर्चाओं में हिस्सा लेता, लेकिन उसका मन हमेशा सुधा के इर्द गिर्द घूमता। कभी उसकी हंसी की गूंज कानों में बजती, तो कभी उसकी आंखों की मासूमियत सामने आ खड़ी होती। गुरु शिष्य की मर्यादा। डॉक्टर शुक्ला चंदर पर पूरा विश्वास करते थे। वो जानते थे कि चंदर एक ईमानदार, मेहनती और होनहार युवक है। वो अक्सर कहते, चंदर, तुम सिर्फ मेरे छात्र ही नहीं, मेरे बेटे जैसे हो। मुझे गर्व है तुम पर। इन शब्दों को सुनकर चंदर का दिल भर आता, लेकिन साथ ही एक बोझ भी उसके सीने पर बैठ जाता। मैं उनके बेटे जैसा हूं तो फिर उनकी बेटी को कैसे चाह सकता हूं? यही सोच उसे बार बार अपने प्रेम को दबाने पर मजबूर करती। सुधा का प्यार। सुधा को शायद कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो चंदर से कितना प्रेम करती है। उसके लिए ये सब बहुत सहज था। वो चंदर को छेड़ती, उसके कपड़े ठीक करती, उसकी कॉपियां चेक करती और कहती, तुम्हें मेरी कितनी जरूरत है चंदर, अगर तुम ना हो तो मैं जी ही नहीं सकती। चंदर बस चुप रह जाता। उसके मन में तूफान उठते, लेकिन वो बाहर से शांत बना रहता। पहली बार का एहसास। एक दिन यूनिवर्सिटी के बगीचे में दोनों अकेले बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी। सुधा ने अचानक पूछा, चंदर, तुम कभी शादी करोगे? चंदर चौंक गया। उसने हकलाते हुए कहा, शादी? हाँ, शायद। क्यों? सुधा हंस पड़ी। मुझे लगता है तुम्हें कोई बहुत पढ़ी लिखी लड़की मिलेगी जो तुम्हारे जैसे गंभीर होगी। चंदर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और तुम्हें? सुधा ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारे जैसा हो। उस पल चंदर का दिल जोर से धड़का। उसे लगा मानो सुधा ने उसके मन की बात कह दी हो, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और विषय बदल दिया।
समाज और परंपरा की दीवार। उन दिनों समाज की मर्यादाएं बहुत कड़ी थीं। जाति, खानदान, प्रतिष्ठा, ये सब शादी में सबसे बड़ा महत्व रखते थे। प्रेम को कोई जगह नहीं दी जाती थी। चंदर जानता था कि सुधा और उसके बीच ये दीवारें खड़ी हैं। वो चाहे तो भी इस दीवार को पार नहीं कर सकता। कहानी का पहला मोड़। समय बीतता गया। सुधा और चंदर की दोस्ती और गहरी होती गई, लेकिन इसी बीच डॉक्टर शुक्ला ने सुधा की शादी की बात उठाई। उन्होंने एक पढ़े लिखे अच्छे खानदान के लड़के का रिश्ता तय कर दिया। चंदर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पहली बार महसूस किया कि अब तक उसने अपने दिल को कितना धोखा दिया है। सुधा सिर्फ दोस्त नहीं है, बल्कि उसकी जान है। उस रात चंदर पूरी रात जागता रहा। उसने सोचा, क्या मुझे सुधा से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, या फिर चुप रहकर उसकी खुशी के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना चाहिए। सुधा को जब अपनी शादी की बात पता चली तो उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन उदासी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे खुशी क्यों नहीं हो रही। एक शाम उसने चंदर से कहा, तुम खुश हो ना मेरी शादी की बात सुनकर? चंदर ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, हां सुधा, तुम्हें खुशी मिले इससे बड़ा सुख मेरे लिए और क्या होगा। सुधा ने उसकी आंखों में झांका, मानो कुछ ढूंढ रही हो, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। चंदर और सुधा दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहते हैं, लेकिन समाज, परंपरा और मर्यादा उनके रास्ते में खड़ी हैं। इलाहाबाद के उस घर में जहां अब तक हंसी खुशी का माहौल था, धीरे धीरे शादी की तैयारियों की हलचल शुरू हो गई थी। सुधा के कमरे में रंग बिरंगे कपड़े, गहनों की पैकिंग और रिश्तेदारों के आने जाने का सिलसिला बढ़ने लगा। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। कौन सा जोड़ा पहना जाए, किस तरह का मंडप बने, किस तरह की रस्में निभाई जाएं। लेकिन इन सारी तैयारियों के बीच एक चेहरा था जो मुस्कान के पीछे अपना दर्द छुपा रहा था, चंदर। सुधा की शादी की खबर सुनते ही चंदर के जीवन का संतुलन टूट गया। वो दिन में कॉलेज जाता, क्लास अटेंड करता, लेकिन हर वक्त उसका दिमाग सिर्फ एक ही सवाल में उलझा रहता। क्या सच में सुधा अब मेरी नहीं रहेगी? क्या मैं अब उससे वैसे बातें नहीं कर पाऊंगा जैसे अब तक करता था? रात को कमरे में अकेले लेटते समय वो करवटें बदलता। उसके सामने सुधा का चेहरा घूमता, उसकी हंसी, उसके शब्द, सब कुछ। वो अपने आप से लड़ता, नहीं, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर शुक्ला की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। मैं सुधा की जिंदगी में रोड़ा नहीं बनूंगा। लेकिन अगले ही पल उसका दिल चिल्ला उठता, और मेरा क्या? मेरी भावनाओं का क्या? क्या त्याग ही हर सवाल का जवाब है? सुधा बाहर से तो शादी की तैयारियों में व्यस्त दिखती, लेकिन भीतर से उसका मन खाली था। जब भी रिश्तेदार उसे छेड़ते, अरे सुधा, अब तो दुल्हन बनने वाली है, वो बस हल्की सी हंसी हंसती थी। लेकिन रात को जब अकेली होती तो उसके मन में सवाल उठता, क्यों मैं खुश नहीं हूं? जिस शादी के लिए सब इतने उत्साहित हैं, उस शादी की कल्पना से मेरा मन भारी क्यों हो जाता है? क्या इसका मतलब यह है कि मैं चंदर को? उसका दिल धड़क उठता। वो खुद से कहती, नहीं नहीं, ये तो बस दोस्ती है। चंदर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मन जानता था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। एक शाम, शादी से कुछ दिन पहले, सुधा चुपचाप बगीचे में बैठी थी। हवा में हल्की ठंडक थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराती थी। चंदर धीरे धीरे वहां पहुंचा। तुम यहां अकेली क्यों बैठी हो सुधा? सुधा ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। बस ऐसे ही, सब लोग शादी की बातें कर रहे हैं और मैं। वो रुक गई। चंदर ने धीमे स्वर में पूछा, और तुम? सुधा ने आंखें झुका ली। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, चंदर, तुम्हें लगता है ना कि मैं खुश रहूंगी? चंदर का दिल कसक उठा। वो जानता था कि सुधा खुश नहीं है, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, हां सुधा, तुम्हें अच्छी जिंदगी मिलेगी। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सोचते हैं।
सुधा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, और तुम खुश हो? यह सवाल सुनकर चंदर का गला सूख गया। उसने नजरें फेर ली और बोला, मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है। सुधा ने उसकी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन चंदर ने अपने मन की आग पर पत्थर रख दिया। उधर डॉक्टर शुक्ला रिश्तेदारों के बीच शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। उन्हें चंदर पर पूरा विश्वास था। वो बार बार कहते, चंदर तुम मेरे दाएं हाथ हो, सुधा की शादी में हर जिम्मेदारी तुम ही निभाओगे। चंदर सर झुकाकर हाँ कह देता, लेकिन उसके भीतर यह जिम्मेदारी एक बोझ बनती जा रही थी। जिस लड़की को वो अपने दिल से चाहता था, उसी की शादी का इंतजाम करना, ये कैसी विडंबना थी। वो मन ही मन सोचता, अगर मैं समाज की परवाह ना करूं, अगर मैं सुधा को अपने दिल की बात बता दूं तो वो मेरी हो जाएगी। लेकिन नहीं, ये संभव नहीं। डॉक्टर शुक्ला का विश्वास, उनका स्नेह, सब कुछ टूट जाएगा और मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। शादी से एक दिन पहले चंदर और सुधा की आखिरी लंबी मुलाकात हुई। सुधा ने कहा, चंदर वादा करो, चाहे मैं कहीं भी रहूं, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, तुम मेरी जिंदगी से दूर नहीं जाओगे। चंदर की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा सुधा, लेकिन शायद वैसे नहीं जैसे तुम चाहती हो। सुधा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठ खामोश रहे। फिर वो दिन आया। घर में रोशनी, ढोल नगाड़ों और हंसी खुशी का माहौल था। सुधा लाल जोड़े में सजी हुई थी। रिश्तेदारों ने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। चंदर पूरे समय एक मशीन की तरह काम करता रहा। कभी बारातियों का स्वागत, कभी मेहमानों की व्यवस्था। बाहर से वो हंसता रहा, लेकिन भीतर उसका दिल हर पल टूट रहा था। जब वरमाला हुई तो चंदर दूर खड़ा बस देखता रहा। उसे लगा जैसे कोई उसके सीने पर पहाड़ रख रहा हो। ये वही सुधा है जो कभी मेरे साथ खेलती थी, हंसती थी, आज किसी और की हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने तुरंत चेहरा फेर लिया, कोई उसकी कमजोरी ना देख ले। सुधा चली गई। घर सूना हो गया। डॉक्टर शुक्ला थककर अपने कमरे में चले गए। रिश्तेदार धीरे धीरे लौटने लगे और चंदर अकेले अपने कमरे में बैठा रहा। उसके सामने सुधा की यादें घूमती रहीं, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका बचपन, उसके सपने। वो सोचता रहा कि यही प्रेम है। क्या सच्चा प्रेम हमेशा अधूरा रह जाता है? क्या त्याग ही प्रेम का असली रूप है? उस रात चंदर की आंखों से नींद हमेशा के लिए हो गई। अब चंदर की जिंदगी में सुधा नहीं थी। उसका कमरा, उसकी बातें, उसकी नोक-झोंक सब याद बनकर रह गई। वो लाइब्रेरी में पढ़ाई करता, दोस्तों के साथ बैठता, लेकिन हर वक्त उसके दिल में खालीपन गूंजता। सुधा उसके जीवन की धड़कन थी और अब वो धड़कन उससे छिन चुकी थी। वो बार बार खुद से पूछता कि क्या मैंने सही किया? अगर मैंने सुधा से अपने दिल की बात कह दी होती तो क्या वो मेरी हो जाती, या फिर मैं सिर्फ अपने गुरु की इज्जत और समाज की मर्यादा का कैदी बन गया? शादी के बाद घर जैसे सूना हो गया था। जहां कभी सुधा की हंसी गूंजती थी, वहां अब खामोशी पसरी थी। चंदर के लिए ये खामोशी सबसे बड़ी सजा थी। वो बार बार उस कमरे की ओर देखता जहां सुधा बैठकर उससे बातें किया करती थी। वहां अब सिर्फ खालीपन था। रात को जब वो अकेले लेटता तो उसे सुधा की आवाज सुनाई देती, चंदर इतना मत पढ़ो, जरा मेरी तरफ भी देखो। वो चौंक कर उठ बैठता, लेकिन सामने सन्नाटा होता। दर्द से बचने के लिए चंदर ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। वो घंटों लाइब्रेरी में बैठा रहता, किताबें खोलता, नोट्स बनाता, लेकिन शब्द उसके दिमाग में उतरते ही नहीं। पन्ने पलटते पलटते वो अचानक रुक जाता। उसे याद आता, यही तो सुधा ने एक बार उसकी किताब छीन ली थी और बोली थी, तुम्हें हमेशा पढ़ाई ही करनी है क्या? कभी मुझे भी समय दिया करो। वो किताब बंद कर देता और खिड़की से बाहर देखता। बाहर गंगा बह रही थी, शांत, गहरी और उदास।
ठीक उसके दिल की तरह। धीरे धीरे चंदर ने महसूस किया कि सिर्फ किताबों में डूबकर वो इस दर्द से नहीं बच सकता। उसके दोस्त उसे खींचकर चाय की दुकानों, नाटकों और यहां तक कि शराब की महफिलों में ले जाने लगे। पहले पहल उसने मना किया, लेकिन एक रात जब दर्द असहनीय हो गया, उसने पहली बार शराब का गिलास उठाया। गिलास होठों से लगाते ही उसने सोचा, क्या सुधा जानती होगी कि मैं यहां हूं? क्या उसे कभी मेरी याद आती होगी, या वो अपनी नई जिंदगी में खुश होगी? उसने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। अब चंदर दोस्तों के बीच हंसता, मजाक करता, बाहर से एकदम सामान्य दिखता, लेकिन भीतर उसका दिल हर दिन और खाली होता जा रहा था। वो दूसरों को समझाने लगा कि जीवन में आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा नियम है, लेकिन जब रात को अकेला होता तो खुद ही अपने शब्दों का कैदी बन जाता। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात एक अंग्रेज लड़की पैमेला से हुई। पैमेला भी यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रही थी। उसका स्वभाव खुला हुआ था। वो चंदर से बातें करने लगी। पैमेला को चंदर की गंभीरता, उसकी ईमानदारी बहुत भाती थी। वो अक्सर कहती, चंदर तुम बहुत अलग हो, तुम्हारे साथ रहकर मुझे शांति मिलती है। चंदर भी उसकी संगत में कुछ देर के लिए अपने दर्द को भूल जाता, लेकिन जब भी पैमेला उसे अपने दिल की बात कहने की कोशिश करती, चंदर पीछे हट जाता। उसका मन कहता, नहीं, सुधा की जगह कोई और नहीं ले सकता। पैमेला की दोस्ती के बावजूद चंदर की रातें अब भी तन्हाई से भरी रहती। शराब और महफिलें उसे क्षणिक सुकून देती, लेकिन बाद में और खालीपन छोड़ जाती। वो बार बार सोचता, मैंने सुधा को क्यों खो दिया? अगर मैं उस दिन हिम्मत कर लेता, अगर मैं अपने दिल की बात कह देता, तो शायद सब कुछ अलग होता। लेकिन अब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और अचानक मन में सवाल उठा, क्या मैंने जो किया वो सही था? क्या ये त्याग था या मेरी कमजोरी? मैंने गुरु की इज्जत बचाई, समाज की मर्यादा निभाई, लेकिन अपनी आत्मा को चला डाला। उसके मन में गहरी ग्लानि भर गई। कई महीनों बाद अचानक उसे सुधा की चिट्ठी मिली। चंदन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। सुधा ने लिखा था, चंदर, तुम कैसे हो? यहां सब ठीक है, पर दिल से कहूं तो तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी से कुछ खो गया है। तुम तो हमेशा मेरे साथ रहोगे ना, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो जाऊं? चंदर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चिट्ठी सीने से लगाई और देर तक रोता रहा। इस चिट्ठी ने उसके मन के जख्म और गहरे कर दिए। अब उसे यकीन हो गया कि सुधा भी उसे चाहती थी, लेकिन दोनों ने अपनी भावनाओं को समाज और मर्यादा के बोझ तले कुचल डाला। वो सोचने लगा, क्या प्यार को पूरा करने के लिए हमेशा समाज की इजाजत चाहिए? क्या इंसान अपने दिल की आवाज पर कभी नहीं चल सकता? उसके भीतर बगावत की आग जलने लगी। चंदर देर रात तक इलाहाबाद की गलियों में भटकता, कभी गंगा किनारे बैठ जाता, कभी चौक की भीड़ में खो जाता। हर जगह उसे सुधा की याद सताती। वो हवा में उसकी खुशबू महसूस करता, मंदिर की घंटियों में उसकी आवाज सुनता, लेकिन ये सब सिर्फ उसके मन का भ्रम था। हकीकत में सुधा अब किसी और की थी। धीरे धीरे चंदर का आत्मसंघर्ष इतना गहरा हो गया कि उसे अपनी पहचान ही धुंधली लगने लगी। वो सोचता, क्या मैं वही चंदर हूं जो कभी अपने सपनों और आदर्शों पर गर्व करता था, या अब मैं सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान हूं जो शराब और तन्हाई में अपने जख्म भरने की कोशिश कर रहा है? वो बार बार खुद से कहता, शायद यही प्रेम की सच्चाई है। प्रेम कभी पूरा नहीं होता। अगर पूरा हो जाए तो साधारण बन जाता है,
लेकिन अधूरा रहकर वो अमर हो जाता है। लेकिन ये अमरता उसके लिए यात्रा थी। इलाहाबाद की गलियां, गंगा का शांत किनारा और यूनिवर्सिटी का बदलता हुआ माहौल, इन सब के बीच चंदर का जीवन अब बिल्कुल बदल चुका था। सुधा की शादी हो जाने के बाद उसके लिए हर दिन एक बोझ जैसा बन गया था। सुधा के जाने के बाद चंदर अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। उसका कमरा पहले जैसा था, लेकिन अब वहां हर चीज सुधा की याद दिलाती थी। किताबों पर जमी धूल, खिड़की पर आती धूप, टेबल पर पड़ा अधूरा पत्र, सब मानो सुधा की अनुपस्थिति का मजाक उड़ा रहे हों। चंदर बार बार सोचता, क्या सचमुच यही प्रेम है? क्या मैं सही था जो मैंने अपने प्रेम को त्याग के नाम पर कुर्बान कर दिया? अगर प्रेम का अर्थ सिर्फ पीड़ा है, तो ये वरदान है या अभिशाप? सुधा से बिछोड़ने के बाद चंदर ने अपने खालीपन को भरने के लिए भटकना शुरू कर दिया। वो नई लड़कियों से मिलता, दोस्ती करता, पर हर चेहरा उसे सुधा की याद दिलाता। शराब और पार्टियों में जाकर वो अपनी पीड़ा दबाने की कोशिश करता। कई बार वो रिश्तों में उलझता, लेकिन हर बार भीतर से और अधिक अकेला महसूस करता। यहाँ लेखक धर्मवीर भारती बड़ी बारीकी से दिखाते हैं कि इंसान अपने सच्चे प्रेम को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन जितना भूलना चाहता है उतना ही और गहराई से वो यादों में डूब जाता है। कहानी का चौथा हिस्सा तब और मार्मिक हो जाता है जब सुधा सालों बाद फिर से चंदर के जीवन में आती है। सुधा अब एक शादीशुदा औरत है जिसने अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां निभाई हैं, लेकिन उसके भीतर कहीं गहराई में चंदर के लिए वही पुराना निर्मल प्रेम आज भी जिंदा है। उनकी मुलाकात किसी नाटक की तरह नहीं, बल्कि एक गहरे यथार्थ की तरह होती है। जब दोनों आमने सामने बैठते हैं तो शब्द कम होते हैं, लेकिन नजरें सब कह जाती हैं। सुधा की आंखों में वही चमक है, वही अपनापन है, और चंदर की आंखों में अधूरी चाहत, बेमिसाल दर्द और सच्चा प्रेम। इस हिस्से का सबसे बड़ा संघर्ष यही है कि सुधा अपने वैवाहिक बंधनों और सामाजिक मर्यादाओं से बंधी है, और चंदर अपने भीतर के त्याग और आत्मग्लानि से जकड़ा हुआ है। दोनों जानते हैं कि उनका प्रेम अब भी उतना ही शुद्ध है जितना पहले था, लेकिन यह भी सच है कि अब यह प्रेम कभी पूरा नहीं हो सकता। यहां पाठक के मन में सवाल उठता है कि क्या अधूरा प्रेम भी उतना ही पवित्र हो सकता है जितना पूरा हुआ प्रेम है? अधूरापन ही उनके प्रेम को इतना गहरा बना देता है कि वो कालजयी बन जाता है। तो भाग 4 हमें सिखाता है कि प्रेम का सबसे बड़ा रूप स्वार्थहीन त्याग है। समाज और परंपराएं इंसान की भावनाओं पर भारी पड़ सकती हैं, लेकिन भावनाएं मरती नहीं, बस रूप बदल लेती हैं। कभी कभी अधूरा प्रेम ही सबसे पवित्र प्रेम बन जाता है, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ या अधिकार नहीं होता, केवल यादें और अपनापन बचता है। सुधा से दोबारा मिलने के बाद चंदर का मन और भी बेचैन हो गया। एक तरफ वो सुधा की आंखों में छिपा वही निर्मल प्रेम देखता है, दूसरी तरफ वो जानता है कि ये प्रेम अब सिर्फ दिलों तक सीमित रह सकता है, जीवन में इसका कोई ठिकाना नहीं है। चंदर रात रात भर जागकर सोचता, क्या मैंने सही किया था सुधा को खोकर? अगर मैंने उस समय अपने दिल की बात कह दी होती तो क्या आज हमारी जिंदगी अलग होती? लेकिन साथ ही उसे यह भी लगता कि शायद सुधा का त्याग ही उसे देवत्व देता है। यही वजह है कि वो अपने ही गुनाहों का देवता बन गया है। सुधा भी अपने दिल में उसी पीड़ा को जी रही थी। शादी के बंधन ने उसके जीवन को व्यस्त तो बना दिया था, लेकिन दिल को कभी तृप्त नहीं कर पाया। जब वो चंदर से मिलती है तो उसे एहसास होता है कि सच्चा प्रेम वही था जिसे उसने समाज और पिता की इच्छा के लिए छोड़ दिया। सुधा की आंखों में कभी आंसू होते, कभी मुस्कान। वो चंदर से कहती भी है कि चंदर, कभी कभी लगता है कि हम दोनों ने प्रेम को नहीं, प्रेम ने हमें चुना था और हमने ही उसे अधूरा छोड़ दिया। भाग 5 में लेखक दिखाते हैं कि प्रेम और कर्तव्य का संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। चंदर अपने गुरु डॉक्टर शुक्ला का सम्मान आज भी करता है और वो कभी उनकी बेटी को समाज की नजरों में नीचा नहीं करना चाहता। सुधा अपने वैवाहिक जीवन को तोड़कर चंदर के पास नहीं आ सकती, क्योंकि उसके लिए विवाह एक जिम्मेदारी है,
केवल रिश्ता नहीं। इसलिए दोनों तय करते हैं कि उनका मिलना अब सिर्फ दिलों तक रहेगा। वे एक दूसरे को याद करेंगे, लेकिन जीवन में कभी एक नहीं होंगे। चंदर और सुधा का ये निर्णय जितना दुखद है उतना ही पवित्र भी। उन्होंने अपने प्रेम को नाम, शरीर या अधिकार से नहीं बांधा। उन्होंने उसे अधूरा छोड़कर भी उसे इतना ऊंचा कर दिया कि वो प्रेम की मिसाल बन गया। यही कारण है कि गुनाहों का देवता का ये प्रेम अधूरा होकर भी सबसे अमर प्रेम बन गया। अंत में चंदर अपने जीवन को देखता है और सोचता है कि शायद यही प्रेम का सबसे सच्चा रूप है, जहां पाने की इच्छा नहीं, सिर्फ देने की चाह होती है, जहां अपने दर्द को भी सुख मान लिया जाता है। वो महसूस करता है कि प्रेम और त्याग के बीच की रेखा ने उसे एक साधारण इंसान से अलग कर दिया है। वो अब एक ऐसा इंसान है जिसने प्रेम को भोगा नहीं बल्कि पूजा है। इस तरह गुनाहों का देवता एक अनकही प्रेम गाथा बन जाती है, जहां चंदर और सुधा का रिश्ता पूरा ना होकर भी हमेशा जीवित रहता है। यही कारण है कि ये उपन्यास हिंदी साहित्य का क्लासिक माना जाता है।